वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम अपने चैनल पर डिस्कस कर रहे हैं LTTET के लिए महत्वपूर्ण 1000 प्रश्नों की सीरीज़ को। ठीक है, तो इस वीडियो से पहले भी हमने इसके बहुत से पार्ट्स को डिस्कस कर लिया है। अगर अभी तक आपने उन्हें विजिट नहीं करा है तो अभी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। बाकी के पार्ट्स भी चेक करिए। ठीक है, और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपको हमारी टीम के द्वारा लॉन्च किए गए नए बैच के बारे में जानकारी दे देता हूं। तो यहाँ पर देखिए, जो हमारी टीम के द्वारा LTTET के लिए न्यू बैच बिठाया जा रहा है। और कब से ये बिठाया जाएगा? तो ये बिठाया जाएगा 1 मार्च से। ठीक है, 1 मार्च 2023 से। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट होंगे तो 1 मार्च से पहले जल्द से जल्द इसमें एनरोल होइएगा, क्योंकि आज से पहले जितने भी बैच हमारी टीम के द्वारा चलाए गए थे सभी के सभी सक्सेसफुल रहे हैं। अधिकतर बच्चों के यहाँ से टेट क्लियर भी हो चुके हैं। ठीक है, ऐसा कोई भी बैच नहीं था जहाँ से बच्चों के टेट क्लियर नहीं हुए हैं। बाकी ये सब आपकी मेहनत पर निर्भर करता है, आप कितनी ज़्यादा मेहनत करते हैं। और अगर आप मेहनत करेंगे तो आपका टेट अवश्य निकलेगा। और अगर आप हमारे बैच में एनरोल होंगे तो मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ आप अवश्य टेट को क्रैक करेंगे। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर आपको क्या क्या मिलेगा, कैसे कैसे मिलेगा और कब मिलेगा, ये भी बता देता हूँ। जो हमारा बैच होगा इसमें आपको रोज़ सुबह 8 बजे चैप्टर वाइज टॉपिक के अनुसार रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर मिलेगा। कब मिलेगा? रोज़ सुबह 8 बजे चैप्टर वाइज टॉपिक के अनुसार रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर मिलेगा। फिर देखिएगा, रोज़ लेक्चर की PDF आपको मिलेगी। होता ये है कि कई बच्चों को PDF से पढ़ना भी अच्छा लगता है, तो वो अपनी PDF को संजो के रख सकते हैं, चाहे पेन ड्राइव में या फिर गूगल ड्राइव में। इसी के साथ देखिए, रोज़ टॉपिक के अनुसार टेस्ट रात 9 बजे होगा। देखिए, सबसे जो वैज्ञानिक पद्धति होती है स्टडी करने की, तो वो होती है सुबह आप लेक्चर देखिए और फिर रात को उसका एनालाइज करिए, टेस्ट दीजिए, कितना आपने पढ़ा और कितना आपको याद होता है। तो ये बेस्ट मेथड होता है स्टडी के लिए, तो हमारे द्वारा ये मेथड यूज़ किया जाता है। ठीक है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप अवश्य ज्वाइन करिए, आपको फ़ायदा अवश्य मिलेगा। फिर यहाँ पर साप्ताहिक टेस्ट भी होता है। समय समय पर आपको LTTET के सॉल्व प्रश्न पत्र भी उपलब्ध करवाए जाते हैं। देखिए, अगर आप इस बैच में एनरोल होंगे तो आपको जितने भी पहले के कोई प्रश्न पत्र मेरे पास उपलब्ध होते हैं वो आपको समय समय पर दे देता हूँ। जब जब मुझे लगे कि अब आपको क्वेश्चन पेपर देना है तो मैं आपको दे देता हूँ। और ये हल होता है, ठीक है ना, सॉल्व होता है, हल होता है, इसमें आपको उत्तर तालिका भी मिलती है। तो इस तरह से आप अपना एनालाइज भी कर सकते हैं कि आपको कौन सा पोर्शन अभी भी देखना है, GK कितना रह गया, ये वो जितना भी होगा सारा आपको पता चल जाएगा। फिर देखिए, यहाँ पर आपके लिए GK के लिए भी क्वेश्चन लाया हूँ। पहले GK नहीं करवाया जाता था, अब आपको देखो आपकी स्टडी हेतु GK के लिए रोज़ MCQ के लेक्चर मिलेंगे। जितने भी पहले मेरे द्वारा लेक्चर तैयार किए गए थे GK के, वो आपको रोज़ एक एक देता रहूँगा मैं, जिससे आपको एक आधार मिलेगा और क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस भी रहते हैं यहाँ से। ठीक है, फिर ये भी प्रश्न रहता है कि ये कोर्स कितने महीने चलेगा, तो ये चलेगा आपके 3 महीने। फिर ये रहेगा आपका क्वेश्चन अगला कि फ़ीस कितनी होगी, तो मात्र 1000 रुपये इसकी फ़ीस रही है। कोई भी कैंडिडेट इजीली इसको दे सकता है। आपकी जेब को ध्यान में रखकर ही इस कोर्स का ये प्राइस रखा गया है। ठीक है, अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी रहती है, आप देने में असमर्थ है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और आपके बारे में अवश्य सोचा जाएगा। यहाँ पर ये व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 8193122129। यहाँ पर व्हाट्सएप करिए, जो भी आपकी क्वेरी होगी उसको सॉल्व करने की कोशिश किया जाएगा। बाकी व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है, वहाँ पर जुड़िए। वहाँ पर भी आपको महत्वपूर्ण PDF इत्यादि समय समय पर दी जाती रहती है। चलिए, ज़्यादा समय न लेते हुए आज के प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है 53 जातिवाचक संज्ञा शब्द है, तो बताइएगा जातिवाचक संज्ञा शब्द कौन सा है। तो जो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा 53 का, तो ये हो जाएगा विकल्प A। जो डॉक्टर है ये जातिवाचक संज्ञा होगा। अगले प्रश्न को देख लेते हैं 54 कौन सा शब्द संज्ञा है। तो जो यहाँ पर शब्द संज्ञा होगा, तो 54 का सही विकल्प क्रोध, ये यहाँ पर संज्ञा हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न पूछा गया है 55 संज्ञा के कितने भेद हैं। तो जो संज्ञा के भेद माने जाते हैं 6, सही विकल्प 55 का C हो जाएगा। अगला है वर्षा शब्द का उचित बहुवचन चुनिए। तो जो वर्षा शब्द का उचित बहुवचन भी वर्षा ही हो जाएगा।
सी सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न 57, विशेषण से भाववाचक बनने वाला शब्द है। तो सही विकल्प हो जाएगा शिष्टता। विशेषण से भाववाचक बनने वाला शब्द शिष्टता हो जाएगा। अगला प्रश्न 58, अध्यक्ष शब्द में उपसर्ग है। तो बताइएगा जो अध्यक्ष शब्द है इसमें कौन सा उपसर्ग होगा। इस उपसर्ग और इसके लिए एक लेक्चर तैयार किया गया था मेरे द्वारा, अगर आपने नहीं देखा है तो उसे देख सकते हैं। उपसर्ग क्या होते हैं, कहाँ पर इनका यूज़ किया जाता है, प्रत्यय क्या होते हैं, कहाँ पर इनका यूज़ किया जाता है, इसके लिए एक बड़ा अच्छा लेक्चर तैयार किया गया था। तो 58 का सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए अधि। जो अध्यक्ष शब्द में उपसर्ग होगा तो ये होगा विकल्प ए अधि। अगला प्रश्न है 59, स्वागत शब्द में उपसर्ग है। तो बताइएगा स्वागत शब्द में क्या उपसर्ग होगा। तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर विकल्प ए सु। अगला प्रश्न है यहाँ पर 60, क्या पूछा गया है इसमें, अप्रत्याशित का सही उपसर्ग विन्यास चुनिए। तो 60 का सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी, अधन प्रति धन आधन शित। कौन सा, विकल्प सी यहाँ से ही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पर 61, उपाध्यक्ष का सही उपसर्ग विन्यास चुनिए। तो जो 61 का सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए। 61 का सही विकल्प ए हो जाएगा, उपधन अधिधन अक्ष उपाध्यक्ष। फिर अगला प्रश्न है 62, स्वर संधि कितने प्रकार की होती है। तो सही विकल्प हो जाएगा 5 प्रकार की होती है, ठीक है ना। 62 का सही विकल्प यहाँ सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 63, गुण संधि कौन सी है। तो जो गुण संधि होगी यहाँ पर तो ये हो जाएगा विकल्प बी, महाधन ईश्वर। इसमें गुण संधि का प्रयोग किया गया है। फिर अगला प्रश्न देखिएगा 64, किसमें विसर्ग संधि है। तो 64 का सही विकल्प हो जाएगा अतएव में। विकल्प ए सही हो जाएगा। यहाँ पर जो विसर्ग है, यहाँ पर जो अतएव है इसमें विसर्ग संधि का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 65, नवरत्न शब्द में कौन सा समास होगा। तो 65 का सही विकल्प द्विगु समास। जो नवरत्न है यहाँ पर द्विगु समास का प्रयोग किया गया है, सही विकल्प सी। अगला है 66, शतावधि में कौन सा समास है। तो जो 66 का सही विकल्प हो जाएगा द्विगु समास है शतावधि में। फिर अगला प्रश्न है 67, वाक्यों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया गया है। तो जो वाक्यों का वर्गीकरण किया जाता है 2 आधारों पर, विकल्प ए यहाँ सही हो जाएगा। फिर आगे बढ़ने से पहले आपको बता देता हूँ, अब आपको LT-TET के P/Q और 1000 प्लस क्वेश्चन नोट्स आर अवेलेबल, ठीक है। अब आपके लिए अगर आप इंटरेस्टेड हो P/Q लेने के लिए या फिर 1000 प्लस क्वेश्चन लेने के लिए तो आप LT-TET के लिए उन्हें परचेज कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे आपकी तैयारी हेतु। व्हाट्सएप करिए, आपको सारी जानकारी मिलेगी इससे संबंधित। अगला है 68, जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा, वाक्य में है। तो बताइएगा वाक्य में क्या है या फिर किस प्रकार का ये वाक्य है। तो ये हो जाएगा संकेतवाचक। क्या संकेत किया गया है, जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा, ये संकेत यहाँ पर दिया गया है। अगला प्रश्न 69, बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं डैश कथाएं कहलाती हैं। तो जो बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं जातक कथाएं कही जाती हैं। 69 का सही विकल्प सी हो जाएगा। अगला प्रश्न 70, मखमली जूते मारने का आशय है। तो सही विकल्प जो यहाँ हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका मधुर बातों से लज्जित करना। 70 का सही विकल्प डी। अगला प्रश्न 71, रस सिद्धांत का आदि प्रवर्तक कौन है। तो रस सिद्धांत का आदि प्रवर्तक कहा जाता है भर्तमुनि को, विकल्प ए यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 72, छंद प्रत्यय में आने वाले विराम को क्या कहते हैं। तो छंद प्रत्यय में आने वाले विराम को कहा जाता है यति। 72 का सही विकल्प बी हो जाएगा यति। अगला प्रश्न 73, दोहा और रोला के संयोग से बनने वाले छंद हैं।
तो दोहा और रोला के संयोग से बनने वाले छंद को कुंडलिया छंद कहा जाता है। विकल्प डी यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 74। दोहा के विषम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो दोहा के विषम चरण में होती हैं आपकी 13 मात्राएं। ठीक है, सब में 11-11 होते हैं और विषम में 13-13। 74 का सही विकल्प डी। अगला प्रश्न 71। कवि प्रिया किसकी रचना है? तो कवि प्रिया हो जाएगी आपकी केशवदास की रचना। विकल्प बी यहाँ सही हो जाएगा। केशवदास को डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा रीतिकाल का प्रवर्तक माना गया है, तो ये तथ्य भी आपने याद रखना है। अगला प्रश्न 76। प्रत्येक बार भिन्न अर्थ लिए शब्द की आवृत्ति वाला अलंकार है? तो ये होगा यमक। प्रत्येक बार भिन्न अर्थ लिए शब्द की आवृत्ति करने वाला अलंकार यमक होता है। 76 का सही विकल्प सी। अगला प्रश्न 77। कौन सा रस नहीं है? तो जो व्यंग्य है ये रस नहीं होगा, बाकी हास्य, रौद्र और भयानक ये रस होंगे। रसों की संख्या कितनी मानी जाती है? 9। ये भी याद रखना है। अगला प्रश्न 78। मम्मट के कितने काव्य प्रयोजन बतलाए गए हैं? जो मम्मट थे इन्होंने काव्य प्रयोजन कितने बताए हैं ये बताइएगा। तो जो मम्मट थे इन्होंने काव्य प्रयोजन माने थे 6। सही विकल्प सी। अगला प्रश्न 79। बामन ने डैश को काव्य की आत्मा माना है। मुझे पूर्ण आशा है कि ये आप सही करेंगे क्योंकि काफ़ी बार ये बताया गया प्रश्न। 79 का जो सही विकल्प हो जाएगा 1, अर्थात रीति। बामन ने रीति को काव्य की आत्मा माना है, ये सही विकल्प। अगला प्रश्न 80। लक्षणा शब्द शक्ति की प्रधानता होती है? तो जो लक्षणा शब्द शक्ति की प्रधानता होती है ये होती है आपकी लक्ष्यार्थ में, सी सही विकल्प। अगला प्रश्न 81। ढूंढाड़ी बोली है? तो जो ढूंढाड़ी बोली है पूर्वी राजस्थान की, सी सही विकल्प। अगला प्रश्न 82। हिंदी संत काव्य में हंस का प्रतीकार्थ है? तो ये आत्मा के लिए प्रतीक प्रयोग किया जाता है हंस। अगला प्रश्न 83। हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक कौन हैं? तो जो गार्सद तासी हैं ये हिंदी साहित्य के सर्वप्रथम लेखक होंगे और इन्होंने फ्रेंच भाषा में अपने इतिहास ग्रंथ को लिखा था। अगला प्रश्न 84। संत काव्य और सूफी काव्य में असमान तत्व है? तो 84 का सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा प्रबंध शैली। अगला प्रश्न देखिएगा 85। तुलसीकृत विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? तो जो तुलसीकृत विनय पत्रिका है इसकी भाषा हो जाएगी ब्रज भाषा। अगर ये प्रश्न पूछा जाता आपसे कि जो तुलसीकृत रामचरितमानस है इसकी भाषा क्या है, तो ये हो जाएगी अवधी। अगला प्रश्न 86। संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक हैं? तो संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक हो जाएंगे रामधारी सिंह दिनकर। विकल्प डी यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 87। शुद्ध वर्तनी है? तो कौन सा होगा यहाँ पर शुद्ध वर्तनी? तो जो 87 का सही हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका विकल्प सी। ज्योत्सना इस प्रकार से लिखा जाता है, ध्यान रखिएगा इस वर्तनी का। अगला प्रश्न 88। रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा? रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा था विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के द्वारा। अगला प्रश्न है 89। संसद से सड़क तक किसकी कविता है? तो ये हो जाएगी आपकी धूमिल की कविता, विकल्प बी। अगला प्रश्न है 90। महावीर प्रसाद द्विवेदी के बाद सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? तो ये थे देवीदत्त शुक्ल। विकल्प ए यहाँ सही हो जाएगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका कार्यभार कब से कब तक संभाला था? 1903 से लेकर 1920 तक।
फिर अगला प्रश्न है 91, प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है? तो जो 91 का सही विकल्प हो जाएगा अज्ञेय। जो अज्ञेय हैं ये प्रयोगवाद के प्रवर्तक होंगे। फिर अगला प्रश्न देखिएगा 92, इसमें सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है, अर्थात जो रस है इसको स्थायी भाव के साथ सुमेलित करना है। तो चलिए करते हैं इसे सुमेलित। देखिएगा पहला प्रश्न यहाँ पर आपसे बन रहा है, जो रौद्र है ये किसका सुमेलित रूप होगा, अर्थात इसका स्थायी भाव क्या होगा रौद्र रस का? तो जो रौद्र रस का स्थायी भाव हो जाएगा क्रोध, क्रोध के साथ सुमेलित हो जाएगा। फिर जो अद्भुत, इसका हो जाएगा विस्मय। फिर आपका शांत रस है ये हो जाएगा निर्वेद के साथ। फिर जो विभत्स रस है इसका किसके साथ हो जाएगा मिलान? जुगुप्सा के साथ। एक बार फिर से स्पष्ट करूंगा, रौद्र का हो जाएगा क्रोध के साथ, अद्भुत का हो जाएगा विस्मय के साथ, शांत का हो जाएगा निर्वेद के साथ और विभत्स का हो जाएगा जुगुप्सा के साथ। फिर है अगला प्रश्न 93, इसमें भी बोली और उसके क्षेत्र को सुमेलित करना है। तो चलिए करते हैं सुमेलित। देखिए जो अवधि है ये कहाँ पर बोली जाती है? लखनऊ में। ब्रज ये कहाँ पर बोली जाती है? तो ब्रज बोली जाती है मथुरा में। खड़ी बोली कहाँ पर बोली जाती है? तो खड़ी बोली जाती है दिल्ली में। और भोजपुरी कहाँ पर बोली जाती है? तो भोजपुरी वाराणसी में बोली जाती है। इस प्रकार से ये सुमेलित रूप हो जाएगा, अवधि लखनऊ में, ब्रज मथुरा में, खड़ी बोली दिल्ली में और भोजपुरी वाराणसी में। यहाँ पर जो सुमेलित रूप हो जाएगा विकल्प सी। फिर जो अगला प्रश्न है यहाँ पर 94, इसमें रचना और कवि को सुमेलित करना है। चलिए करते हैं। जैसे ये वाले प्रश्न होते हैं बहुत अच्छे प्रश्न होते हैं, अगर आपको एक भी आता है तो सारे के सारे सही हो जाते हैं, घबराना नहीं है ऐसे प्रश्न से। तो जो 94 का सही हो जाएगा यहाँ पर मृगावती, किसकी रचना हो जाएगी? मृगावती हो जाएगी कुतुबन की रचना। और मधुमालती किसकी रचना हो जाएगी? मंजन की। फिर है चंदायन, किसकी रचना हो जाएगी? मुल्ला दाऊद की। और अखरावट किसकी रचना हो जाएगी? तो ये हो जाएगी आपकी जायसी की रचना। फिर से बताऊंगा आपको, मृगावती कुतुबन की, मधुमालती मंजन की, चंदायन मुल्ला दाऊद की और अखरावट जायसी की, पद्मावत भी जायसी की ही रचना हो जाएगी। तो जो सही कूट यहाँ पर हो जाएगा विकल्प सी। फिर अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं 95, कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा? तो जो कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा गया था हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। और जो कबीर की भाषा को सधुकड़ी किसने नाम दिया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। फिर अगला प्रश्न है 96, अंधा युग किसकी रचना है? तो जो अंधा युग रचना हो जाएगी धर्मवीर भारती की। अगला प्रश्न 97, होरी मुंशी प्रेमचंद के कौन से उपन्यास का पात्र है? तो 97 का सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए, गोदान की। बाकी सेवा सदन, निर्मला गबन यह भी प्रेमचंद्र के ही उपन्यास होंगे। अगला प्रश्न 98, रसखान ने किस भाषा में साहित्य रचा? तो जो रसखान थे कृष्ण भगवान के भक्त थे और ब्रज भाषा में काव्य रचना करते थे और रीतिकाल से संबंधित माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा आप 99, जो रसखान है ये आपके रीतिकाल के नहीं होंगे, भक्ति काल के ही होंगे। गलत बोल दिया था। अगला प्रश्न 99, निम्न में से निर्मल वर्मा की कौन सी कहानी है? निर्मल वर्मा की कहानी पूछी गई है यहाँ पर। तो 99 का जो सही विकल्प हो जाएगा जलती झाड़ी। कौन सा? जलती झाड़ी, विकल्प सी सही हो जाएगा। बाकी पूस की रात ये मुंशी प्रेमचंद की कहानी हो जाएगी। सुखमय जीवन ये किसकी होगी? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। अगला प्रश्न है 100, बिहारी कौन से काल के कवि हैं? काफ़ी बार बताया है रीतिकाल के अंतर्गत माने जाते हैं बिहारी। रीतिकाल के अंतर्गत भी कौन से? रीति सिद्ध कवियों के अंतर्गत। ठीक है, तो देखिएगा दोस्तों कुछ इस प्रकार से आज का जो हमारा लेक्चर रहा, मुझे पूर्ण आशा है कि ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। जो मैंने तथ्य आपको बताए उन सभी को आपने नोट भी किया होगा।
ये इसलिए नोट करना है क्योंकि भविष्य में आपके लिए जब रिवीजन करने की ज़रूरत होती है तो आप एकदम से रिवीजन कर सकते हो, क्योंकि वीडियो देखने के लिए इतना टाइम नहीं होता है। जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे वो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होंगे। अब यहाँ पर वीडियो को समाप्त करने से पहले फिर से आपको बताऊंगा कि अगर आप लोग LT-TET की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अपनी सफलता को सुदृढ़ करना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं टेट में, तो आप हमारे बैच में जल्द से जल्द एनरोल होइएगा। 1 मार्च से ये शुरू होगा और ये आपको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी भी मिलेगी जो आपके आगे कमीशन के लिए भी काफ़ी ज़्यादा सहायता प्रदान करेगी। तो ठीक है, अब यहाँ पर वीडियो को समाप्त कर लेते हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए, इसका बहुत बहुत धन्यवाद।